नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज देखेंगे कि मांग में परिवर्तन क्या होता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे अनुभव करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या ये कहें कि इसके सिद्धांतों को समझना हो तो इसके लिए प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं कि मांग में परिवर्तन कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं। कारण बहुत सारे हैं और एक दो पॉइंट पर आज हम लोग देखेंगे। आप देख रहे होंगे, लिखा है जब एक व्यक्ति की आय बढ़ती है, जब एक व्यक्ति की आय बढ़ती है अन्य घटक स्थिर रहते हुए, माने अन्य बातें स्थिर हों और उस समय अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका एक वस्तु के लिए मांग वक्र दाईं ओर ऊपर को सरक जाएगा। जो मांग वक्र है वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार जब उपभोक्ता दी हुई कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। तो अभी क्या ध्यान देना है कि किसी सरल शब्दों में समझिए, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु की कीमत स्थिर है, उसके रेट स्थिर हैं, कांस्टेंट हैं, और ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। आप ऐसे सोचिए कि कोई व्यक्ति है, अगर 5,000 रुपये की इनकम पर किसी वस्तु को खरीद रहा है, तो जैसे ही उसकी इनकम 10,000 हो जाएगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में कब, जब कीमत बराबर हो और आय बढ़ने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाए तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और विलोमता होने पर मांग में कमी, अर्थात स्थिर कीमत पर आय में कमी होने पर अगर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जा रही तो उसे मांग में कमी कहेंगे। अब इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में चित्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब ये आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में इधर कीमत है अनुलंब अक्ष पर और समांतर अक्ष पर मांगी गई मात्रा है। इस अक्ष पर क्वांटिटी है, माने मांगी गई मात्रा है। अब आप देखिए इसमें कि ओपी कीमत पर, इस कीमत पर ये मात्रा खरीदी जा रही। ये कब खरीदी जा रही? जब जो भी उसकी आय थी, उस आय पर, मान लीजिए 5,000 रुपये आय है जब, तब उस समय उसकी ये मांग है। ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व पर यहाँ पर संतुलन में है, माने इतने कीमत पर, इस कीमत पर इतनी मात्रा खरीदता है इस जगह पर। अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड कर्व ऊपर की ओर सरक जाएगा। ऊपर की ओर, ऊपर इधर की ओर नहीं सरकेगा, इधर ऊपर की ओर सरक जाएगा। कैसे सरक जाएगा? कीमत स्थिर रहेगी। अब देखिए यहाँ भी कीमत स्थिर है, इस जगह पर भी, और मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ गई तो मांगी गई मात्रा ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई। ये 5,000 रुपये की इनकम पर मांगी गई मात्रा है। ये कीमत फिक्स है दोनों स्थितियों में, क्योंकि ये व्यक्ति की आय बढ़ने को देख रहा है, बताया जा रहा है। तो जब इनकम 5,000 थी तो ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा खरीद रहा था।
जब इनकम 10,000 हो गई तो ओपी कीमत पर OQ1 मात्रा खरीद रहा है। और विलोमता होने पर अगर मान लीजिए आय किसी की घट जाती है और कीमत वही रहती है तो मांग में कमी हो जाएगी। उस समय मूल रेखा ये मान लीजिए, मूल रेखा ये मानने पर कीमत तो स्थिर है, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम घटी तो पीछे की तरफ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो इस वक्र से इस वक्र पर, या कहो इस जगह से यहाँ पर जाना, ये है मांग में वृद्धि। और बी से ए पर आना, या इस कर्व से इस कर्व पर आना, और इस जगह से यहाँ पर, यह है मांग में कमी। तो हम लोगों ने ये देखा है कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या होती है। अब मांग में विस्तार और मांग में संकुचन भी देख लेते हैं। हमने देखा था ये कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी के लिए आय जिम्मेदार होती है। अब अगर आपको मांग में विस्तार और संकुचन समझना है तो उसके लिए वस्तु की कीमत जिम्मेदार होती है। बस सीधे सरल शब्दों में ये हम कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, वृद्धि या कमी, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से होता है, जो मांग वक्र के साथ साथ गति करती है, इससे हम, या इसके आधार पर हम मांग में विस्तार या मांग में संकुचन को देख सकते हैं। कैसे? इस चित्र को आप देख रहे हैं। इस चित्र में कीमत को अनुलंब अक्ष पर और मात्रा को समांतर अक्ष पर लिया गया है। ये कीमत वक्र है और ये मात्रा का, माफ कीजिएगा, कीमत रेखा, इस अक्ष पर कीमत ली गई है और इस अक्ष पर मात्रा ली गई है। अब देखिए इसमें OP1, इस कीमत पर यह मात्रा Q1 मात्रा, OP कीमत, इस कीमत पर यह मात्रा खरीदी जा रही है। अब अगर कीमत घट गई, जैसे ही कीमत घटी, तो ये अनुभव करने वाली चीजें हैं। आप समझिए कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो जैसे ही इस वस्तु की कीमत OP1 से OP2 रह गई, यहां से यहां आ गई, तो इसी समय इसकी मांग जो यहां थी या इस सामने आ रही थी, इतनी थी मांग, यह मांग यहां से यहां तक पहुंच गई। OP1 कीमत पर मांग कितनी थी? OQ1। OP2 मांग पर OQ2, ये आपकी मांग हुई। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के साथ साथ ही गति हो रही है। पहले यहां था, कीमत घटी, यहां आ गया, डिमांड कर्व वही रहा। तो डिमांड कर्व के साथ चलते हुए मांगी गई मात्रा में बढ़ोतरी होने से, मांगी गई मात्रा में बढ़ोतरी होने से मांग में विस्तार कहा जाता है। यही मांग में विस्तार है। इस जगह से यहां तक आना, यह मांग में विस्तार है। और इसका अगर हम अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, बी बिंदु से अगर मान लीजिए OP1, माफ कीजिए, OP2 कीमत पर OQ2 मात्रा खरीदी जा रही है, इस कीमत पर यह मात्रा खरीदी जा रही है। कहां पर? इस जगह पर, संतुलन में। अब इसकी कीमत बढ़ गई, OP2 से OP1 हो गई, तब क्या होगा? मांगी गई मात्रा घट जाएगी। तो A से B की तरफ जाना मांग में विस्तार है और B से A की तरफ जाना मांग में संकुचन है। इन शब्दों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है कि मांग में
वृद्धि, मांग में विस्तार, मांग में कमी और मांग में संकुचन क्या है। तो आप देख रहे होंगे विशेष अंतर क्या है। जब मांग में वृद्धि और कमी देखी जाती है तब कीमत सेम रहती है, बराबर रहती है, आय घटती बढ़ती है। इसके साथ में वहाँ डिमांड जो कर्व है ये भी बदल जाता है। लेकिन जब हम कीमत के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, इसमें जब हम मांग में विस्तार और संकुचन देख रहे हैं, कहने का मतलब है जब वस्तु की जो मात्रा है वो कीमत के आधार पर कम या ज़्यादा मांगी जा रही है, तब क्या हो रहा है, क्योंकि कीमत घट बढ़ रही है, तो इससे जब मांग बढ़ रही है या घट रही है तो डिमांड वक्र वही है, डिमांड वक्र के साथ साथ गति हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप ना समझ में आया हो फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, और जैसा भी आया हो आपके समझ में वैसा कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।